नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026-27 पेश हो चुका है। एक ऐसा बजट जो आर्थिक स्थिरता और विकास की दुर्गम राह पर भारत को आगे ले जाने का दावा करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिस्कल डेफिसिट को 4% अप्रोक्स यानी 4.3% पर कंट्रोल रखते हुए कैपेक्स को 12.2 लाख करोड़ तक पहुंचाया। लेकिन ग्लोबल टैरिफ्स और आउटफ्लो की हम बात करें तो क्या ये अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा? आर्थिक सर्वे के 6.8 से 7.2% ग्रोथ अनुमान के साथ सवाल यह है कि क्या ये गोल्डीलॉक्स मोमेंट है या सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा। हालांकि बजट 2026-27 ने स्थिरता को प्राथमिकता दी है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर को और प्रोत्साहन चाहिए। क्या ये बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है या सिर्फ सुरक्षित खेल? आइए मुख्य आर्थिक पहलुओं पर नजर डालते हैं और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान प्रोफेसर एन डी माथुर जी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एन डी माथुर जी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर हैं। लगभग 47 वर्षों का शिक्षा क्षेत्र में अनुभव ये रखते हैं, अकादमिक और प्रशासनिक दोनों। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कमेंट्स में आप जरूर बताएं आपकी क्या राय है बजट 2026 को लेकर, ग्रोथ ड्राइवर या फिर सिर्फ स्टेबिलिटी। सर, सबसे पहले बजट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, ओवरऑल बजट को लेकर। बजट को लेकर मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि यह बजट तेरे अंजाम पे रोना आया, कुछ खुद पर और कुछ जनता के हालात पे रोना आया। उम्मीदें बहुत थी लेकिन नाउम्मीदगी बढ़ गई है काफ़ी। बिल्कुल। पहला जो इंडिकेटर होता है बजट को, वो बाजार से देखा जाता है। अगर बाजार की तरफ हम देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों धड़ाम से गिरे हैं और 2700 तक पॉइंट तक गिर गया। बिल्कुल सही बात। बीएसई सेंसेक्स, तो उससे लगता है कि व्यापारियों ने इसको स्मेल कर लिया है कि आने वाले समय में व्यापारियों को कोई फायदा इसमें होना नहीं है और बाजार का जो रिफ्लेक्शन है वो ये बताता है कि बजट से उम्मीदें नहीं हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर, क्योंकि केंद्रीय बजट एकमात्र ऐसा साधन है, एक प्रकार से एकमात्र आधार होता है जिससे पूरा देश आगे बढ़ता है। सभी राज्य मिलकर और आम जनता मिलकर केंद्रीय बजट में जो कुछ भी मिलता है वो अगले एक वित्तीय वर्ष को, अगले आने वाले कुछ वर्षों को ये निर्धारित करते हैं कि देश का विकास किस प्रकार से हो पाएगा, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो पाएगी। जहां हम एक तरफ बात करते हैं विश्व शक्ति बनने की, जहां बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर खड़े हो जाने की, उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो फिर बजट में बहुत सारी खामियां भी नजर आती हैं। बात यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, इस बजट की चर्चा की शुरुआत करते हैं, स्थायित्व देने की बात यहाँ पर की गई है। कितने सहमत है आप स्थायित्व से आज की कंडीशन को देखते हुए? अगर फिस्कल स्टेबिलिटी की बात है तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि फिस्कल स्टेबिलिटी के युग में हम आ गए हैं और 4.3% फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है और जो पहले 4.5% था उससे भी कम हुआ है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल स्टेबिलिटी पे तो मैं सहमत हूँ, पर एक तरफ विकसित भारत की बात कर रहे हैं हम, और विकसित भारत का बजट क्या ऐसा होना चाहिए था? विकसित भारत का ऐसा बजट होना चाहिए था जो ग्रोथ की तरफ ले जाए देश को। आम आदमी को लगे कि इस बजट में मेरे लिए कुछ है। गृहिणियों को माइक्रोवेव ओवन सस्ता करके और एक शी मार्ट की बात करके जो है सल्टा दिया गया है इसके अंदर। युवाओं के लिए कोई रोजगार की बात ही नहीं है। आज एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन डिग्री सेंट्रिक से स्किल सेंट्रिक की तरफ होती चली जा रही है। हालांकि एआई की बात की गई है, पर एआई रोजगार सृजित नहीं करता है, एआई तो रोजगार छीनता है। और युवाओं को तो रोजगार की जरूरत है, इस समय स्टार्टअप्स की जरूरत है, इंक्यूबेशन सेंटर्स की जरूरत है। मैं पूरी 1.5 घंटे का भाषण सुन के आया हूँ निर्मला सीतारमण जी का, उसमें एक बार भी स्टार्टअप शब्द नहीं आया पूरे भाषण में, जबकि वो केंद्रीय बिंदु रहा था जब सरकार आई और उस समय बात हो रही थी स्वरोजगार को लेकर। 1.5 घंटे में एक बार भी नहीं सुना मैंने ये शब्द। और इसका कारण क्या समझ आता है आपको? मेरे को लगता है कि इनका ज्यादा जो है, जो कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज में इनका डिफेंस की तरफ ज्यादा एलोकेशन हो गया है, या डिफेंस के अलावा एआई की तरफ एलोकेशन किया है। कुछ सभी वर्गों को थोड़ा थोड़ा कुछ देने की वजह से एलोकेशन, जैसे 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है एमएसएमईज के लिए। हालांकि मुझे बहुत कम लगता है, कम से कम 40,000 करोड़ का एलोकेशन होना चाहिए था एमएसएमईज के लिए। और इसके अलावा को इसमें मिला नहीं है, किसानों को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला। किसानों को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला। किसान को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है।
तो किसानों को या गृहिणियों को या महिलाओं को या युवाओं को बड़ी निराशा हुई है। हालांकि ये कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा पार करा दी, पर गरीबी की रेखा पार कराना इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जो गैप है, ज्यादातर संसाधन उन लोगों के पास है जो टॉप के 10% हैं। 90% लोग जो है उनके पास तो संसाधन है ही नहीं। और जीडीपी, अगर हम जीडीपी के हिसाब से चौथे नंबर पे आते भी हैं तो पर कैपिटा इनकम जो औसत आया है वो तो बहुत कम है। बिल्कुल सही बात। और अमेरिका से और ऊपर के 3 देशों से तुलना करें तो हम 3000 की पर कैपिटा इनकम पर अटके हुए हैं। वहाँ जो है 80,000 90,000 की पर कैपिटा इनकम पर है। तो प्रति व्यक्ति आय को जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय में भी वो तो एक औसत है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पैमाना ये है कि हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रोथ। आप कहते हैं 7% की ग्रोथ है, 7%, 7.2% की ग्रोथ है। एक तो सारी ग्रोथ सर्विस लेड ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग लेड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग की बातें तो बहुत कह गई है, पर रोजगार सृजित होते दिख नहीं रहे हैं उससे। पर सर, जैसा कि रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है जी, अर्थव्यवस्था को आप लंबे समय से देखते भी आए हैं और आपसे ज़्यादा मजबूती से शायद कोई समझ भी पाए, तो ऐसे में रुपया जो है लगातार कमज़ोर हो रहा है और जीडीपी ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं, जीडीपी ग्रोथ को लेकर हम लगातार बात करते हैं, तो क्या संभव नज़र आता है? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? स्थिति कैसे सुधरेगी? मुझे नहीं लगता कि रुपया कोई बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। रुपया ठीक है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अब जो स्पेशली रुपये के गिरने में एक रोल, एक वो जो आजकल कहा जाता है कि ट्रम्प मूड इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि ट्रम्प का मूड किस उसका भी तो बचाव नहीं किया गया इसमें। जी, और उसके लिए हेजिंग की जरूरत थी, वो हेजिंग भी नहीं की गई। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो हेजिंग भी नहीं हुई है। लेकिन कुछ क्षेत्रों को फायदा दिया, जैसे बीवर्स के बारे में सोचा गया, बुनकरों को फायदा होगा, टेक्सटाइल पर कुछ है। ऐसे ही एक नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट ईस्ट सेक्टर में खोलने की बात है, या महिलाओं के लिए लखपति दीदी की योजना की बात है। तो हालांकि चीजों को टच करने का कोशिश तो की गई है, लेकिन वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जैसे एलोकेशंस हैं, उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला आपको क्या लगता है कि फ्यूचर आधारित बजट हो या एट प्रेजेंट की बात हो, यानी कि महंगाई, रोजगार, किसान, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, जो बिल्कुल से बेसिक से मुद्दे हैं, क्या इनकी बात हो? क्या आपको लगता है कि फिर देखिए, मुद्दा तो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। अर्थव्यवस्था एक वर्तमान में जीने की चीज नहीं है। अर्थव्यवस्था लंबे समय तक चलती है तो और चलती ही समस्याओं का समाधान कैसे करें? तो इसलिए दो तरफा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है इसमें कि कुछ एट प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम है उनकी तरफ, उनके लिए कोई एक्शन हो, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ध्यान हो। लेकिन हम दोनों ही कामों में फेल हुए हैं इसमें। न तो हम प्रेजेंट के मुद्दों पर ज्वलंतता से कोई रिफ्लेक्शन दे पाए, और न ही मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कोई स्ट्रेटेजी बन पाई है। इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में हमने जिक्र भी किया, और एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, तो मैं उसको भी आपसे ज़रूर चर्चा उसकी करना चाहूँगा। एजुकेशन को लेकर लंबे समय से इंतज़ार था कि जो जीडीपी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो एजुकेशन को मिले, क्योंकि इसकी लंबे समय से दरकार थी। 6% आपका बजट का हिस्सा इसको मिल पाए, ये लगभग 96-97 से ये मांग उठ रही है। सरकारी दावा भी करती है तो बहुत ज़्यादा, ऐसा 2-2.5% भी नहीं हो रहा है। और वो विकसित देश जो वास्तव में ऊपर के 3 देश हैं वो 10% खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का शिक्षा पर। और स्पेशली शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं वो इतने परिवर्तन आ रहे हैं कि अब शिक्षा डिग्री सेंट्रिक नहीं रही है, शिक्षा सारी स्किल सेंट्रिक हो गई है। और स्किल सेंट्रिक शिक्षा में स्टार्टअप की बात नहीं करना, इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात नहीं करना, स्किल्स की बात नहीं करना, सिर्फ एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपए दे करके चुप हो जाना, ये मुझे लाजमी नहीं लगता है। 6% मिल सकता था, गुंजाइश आपको नजर आती है? विल पावर की जरूरत है अगर, लेकिन शिक्षा तो है ही नहीं ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है ही नहीं सरकार की जी। शिक्षा आप चाहे आप केंद्र में देखें चाहे राज्य में देखें, हाई प्रायोरिटी पे ही नहीं है शिक्षा। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। और यही कारण है कि लगातार हम बार बार जिसको लेकर बात करते हैं कि देखिए, मजबूत संसाधन होंगे तभी तो आगे जाके प्रोडक्शन अच्छा होगा, तभी तो जाके इम्प्लीमेशन हो पाएगा। अगर आपके युवा ही कमजोर रह गए तो फिर देश कैसे चलेगा? रीढ़ की हड्डी तो वही है नेचुरली। तो ऐसे में ये संभावनाएं बहुत थी कि इस बार
जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट था यानी एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था इसको छुआ जाए, पर वो नहीं छू पाए हैं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन परिणाम बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। युवाओं की तरफ अगर ध्यान नहीं देगी सरकार और एलोकेशन नहीं करेगी फंड्स का, क्योंकि युवा इतनी बड़ी तादाद में है और उनको नौकरियों की जरूरत है। आप एआई को बढ़ावा दें, अच्छी बात है, पर एआई तो नौकरियां छीनने के लिए है। वो रोजगार आपका जो है सृजित नहीं करेगा भी तो कुछ स्पेशल एरियाज में करेगा, जिसके लिए तैयार ही नहीं है भी हमारे बच्चे। सर, इसके साथ मैं एक और चीज़ इसमें कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हमने बात की एजुकेशन को लेकर, अब इस समय जो देश में स्थिति है, हायर एजुकेशन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है, करोड़ रुपए से कम की डिग्री नहीं आ रही है। तो ऐसे में कोई कर्जा करके अपने घर को गिरवी रख रहा है या घर बेच रहा है, कंडीशन ये है, या फिर भारी लोन लेते हैं और जैसे वहाँ से निकलते हैं, अब जैसे मेडिकल की जैसी पढ़ाई में अगर मान लीजिए भारी लोन लेके उसको अगर चुकाएंगे तो आप डॉक्टर से क्या उम्मीद करेंगे? आप ये उम्मीद करेंगे कि वो जैसे ही बाहर पास होकर निकलेगा वो कमाएगा। तो ऐसे में क्या इस स्तर पर कुछ काम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि सेंटर है और सेंटर की तरफ से कुछ होता तो आम आदमी को राहत मिलती। देखिए, शिक्षा जो है पहले मेरिट गुड हुआ करता था जी, अब ये फास्ट कंज्यूमिंग गुड्स में आ गया है, एफएमसीजी की तरह हो गया है। बिल्कुल। ऐसे में जरूरी है कि सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे और प्राइवेट सेक्टर को अनुदान, पहले भी एडेड कॉलेज और एडेड इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो सब बंद हो गए जी कुल मिलाकर। तो शिक्षा पर अगर एड की जरूरत है, शिक्षा में अनुदान की जरूरत है, तो इस शिक्षा के लिए युवाओं के लिए अनुदान दिए जाने चाहिए। और अगर फीस अगर हैवी है, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ गई है शिक्षा देने की, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम कहाँ चलाएगा पैसा? आखिर जो भी लेबोरेटरीज पर खर्चा होना है या जो भी जो है लाइब्रेरी पर खर्च होना है, जो भी खेल के मैदानों पर खर्च होना है, जो भी टेक्निक्स पर खर्च होना है, आखिर प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सपेंडिचर वहीं से लेना है। तो इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान शिक्षा के लिए देने चाहिए, डेवलप करने चाहिए, जिससे प्राइवेट एजुकेशन और एंटरप्रेन्योर्स भी आगे अच्छी एजुकेशन दे पाएँ और फीस स्ट्रक्चर में उनको मदद मिले। उसके लिए भी अनुदान की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। इसके साथ एक कारण और समझ में आता है, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर को लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो ऐसे में आपसे चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मेडिकल का अभी हमने जिक्र किया कि इस समय जो नियम बने हुए हैं वो इतने सख्त हैं कि आखिरकार जो बात होती है इतना पैसा क्यों बढ़ गया, इतनी ग्रोथ क्यों हो गई, इतना महंगा क्यों हो रहा है। तो उसका एक कहीं ना कहीं रीज़न भी है सर, कि जैसे मेडिकल कॉलेज अगर कोई खोलता है तो उसके साथ में आपको हॉस्पिटल खोलना ज़रूरी है, आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर ये भी अगर इससे अलग कर दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा अच्छे से फल फूल पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे? ये मेडिकल एजुकेशन है, चाहे वो आर्किटेक्चर की एजुकेशन है या फार्मेसी की है, ये सब काउंसिल्स इन पे निर्णय लेती हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर काउंसिल हो या मेडिकल काउंसिल हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल हो। और उनका ऐसा मानना है काउंसिल्स का कि बिना अस्पताल के वो प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएगा। तो वो किसी बड़े अस्पताल के साथ में कनेक्ट हो जाए तो उसमें क्या होगा कि खर्चा कम हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। देखिए, किसी के साथ कनेक्ट होने में बच्चा तो एसएमएस हॉस्पिटल तक जा नहीं सकता है जो जगतपुरा में किसी कॉलेज में पढ़ रहा है या दिल्ली रोड पर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो इसलिए सरकार को आगे आना चाहिए और ऐसे अस्पतालों की व्यवस्था वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करनी चाहिए, सब्सिडी उस पे देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाता है तो। जिससे अगर प्राइवेट सेक्टर आगे आता है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तो सरकार को आगे कहना चाहिए कि चलिए हॉस्पिटल हम खोलेंगे आपके। बिल्कुल सही बात है। अगर ये कोलैबोरेशन होगा, आम जनता को भी फायदा मिलेगा, सरकार को भी व्यवस्था जो हेल्थ के सेक्टर में करनी है वो हो जाएगी और जो शिक्षा दे रहे हैं जो मेडिकल वो खुले हाथ से फिर शिक्षा दे पाएंगे और इजी वे में चीजें हो पाएंगी, बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी अगर गवर्नमेंट। और अच्छा, ये जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें तो कर सकते हैं। इसके साथ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मणिपाल जैसा यहाँ पर आया है, पर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होने के कारण मेडिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, जबकि मणिपाल इज नोन फॉर मेडिकल एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, पर व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस देश में इंतजार कर रहे हैं। ये भी है कि इतनी प्रॉक्सिमिटी में अस्पताल होना चाहिए, इतने किलोमीटर में होना चाहिए, इससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये सारे इसमें जब लॉ हम शामिल कर लेते हैं तो फिर इसीलिए ये दिक्कत होती है। और सर, कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि जो बड़े जो उद्योगपति हैं जो विदेशों में इस समय बैठे हुए हैं वो हमारे देश में निवेश करने से क्यों डरते हैं? इसका कारण ये है कि यहाँ पे नियम बहुत हार्ड है, अनिश्चितताएं ज़्यादा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। अगर सरकार हेजिंग कर दे, उनकी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की गारंटी दे दे, बिल्कुल सही, तो बहुत सा इन्वेस्टमेंट आ सकता है जी। लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहा है कि हम उनके निवेश की सुरक्षा की हेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
अगर हेजिंग की कोई व्यवस्था हो जाती बजट में तो शायद हम ज़्यादा निवेश ला पाते। तो निवेश ला पाते, और अगर निवेश आता है तो कहीं ना कहीं जो देश के ऊपर राज्यों पर कर्जा बढ़ रहा है वो कर्जा कम होगा, क्योंकि इस समय राज्य की जो सरकारें हैं वो हर साल लगातार कर्जा बढ़ाती जा रही हैं, और कर्जा बढ़ाने का मतलब है टैक्स बढ़ेगा। उसका बोझ किस पे पड़ेगा? आम आदमी पे पड़ेगा। तो आम आदमी का बोझ कम करने के लिए जरूरी है कि बाहर से पैसा जो आता है, निवेश का जो पैसा आता है, कर्ज का पैसा नहीं, निवेश का पैसा अगर आता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ सीधे तौर पर इसमें निवेश से रिलेटेड एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही कोई सरकार बदलती है वो पुराने वाले उसको जो निवेश लाया गया था उसको ऑनर ही नहीं करते हैं, और फिर उसको कंपनी को या तो छोड़ के भागना पड़ता है या दोबारा से एमओयू करना पड़ता है और सारी परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जो निवेशक है वो निश्चितता चाहता है। बिल्कुल सही। मेरा पैसा सुरक्षित रहे, निश्चित रहे, सुरक्षित रहे। तो निवेशकों को इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट की, कांग्रेस की है या बीजेपी की है या कोई मिली जुली सरकार है, वो उसको ऑनर करना चाहिए। जो भी समझौता उस वक्त हुआ उस समझौते को ऑनर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति से परे होकर फिर काम करना चाहिए, तब जाके देश का विकास होगा। अगर हम राजनीति खेलते रहेंगे तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि आते ही गवर्नमेंट बदल देगी। सारी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो राजनीति से परे होंगे तब देश का विकास होगा, जिसके दावे लगातार किए जाते रहे हैं। सर, अर्थव्यवस्था को लेकर मैं चाहूंगा कि आप 3 महत्वपूर्ण फैक्टर ऐसे बताएं जो कि इस अर्थव्यवस्था को, यानी कि जो हम विकसित भारत की लगातार कामनाएं कर रहे हैं, लगातार ख्वाब देख रहे हैं, और वो जो विकसित कंट्रियां हैं उनके साथ में बैठने की हम बात कर रहे हैं, लगातार वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको 3 से 4 ऐसे फैक्टर नजर आते हैं जिससे कि ये देश उस स्थिति पे पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। पहला फैक्टर तो मुझे नजर आता है, जिस तरह हमने प्रयास अब किए भी गए हैं इस बजट में, मैं नहीं कहता नहीं किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए। ठीक है। अभी हमारी जितनी ग्रोथ आ रही है वो सर्विस लेड ग्रोथ है जी। वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है। और सर्विस सेक्टर, मान लीजिए जो सर्विस सेक्टर है वो 55% हिस्सा अपना जीडीपी में दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो 15% हिस्सा ही है। इसी तरह द सेक्टर विच इज गिविंग हाईएस्ट इनकम इन द जीडीपी इज गिविंग लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन। इधर एग्रीकल्चर को देखें जो 55% जीडीपी तो नहीं दे पा रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट 55% को दे पा रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 18-19% है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये लोप साइडेड डेवलपमेंट, जो सेक्टोरल डेवलपमेंट है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। किसानों की अगर आय बढ़ेगी तो वो, अगर सर्विस सेक्टर बना रहा है तो सर्विस सेक्टर में जो कुछ हो रहा है वो एग्रीकल्चर को फायदा दे, उसका पैटर्न के बारे में फायदा दे। अगर मैन्युफैक्चरिंग में स्टील सेट्स, पंप सेट्स बन रहे हैं तो एग्रीकल्चर को फायदा मिलेगा। डायरेक्ट मार्केट उपलब्ध करवाई जाए। दूसरे सेक्टर को बढ़ाएगा नहीं जब तक। ड्रोन्स बन रहे हैं मान लीजिए टेक्नोलॉजी में, वो ड्रोन से एग्रीकल्चर को क्या फायदा हो रहा है, मौसम की जानकारी में क्या फायदा हो रहा है, ये फायदा दें, तो ये लोप साइडेड डेवलपमेंट खत्म होगी, हर सेक्टर का बराबर विकास होगा। तो मैं समझता हूँ जो अर्थव्यवस्था है वो और तरक्की कर पाएगी, और इसके साथ ही जीडीपी की जो ग्रोथ है उसकी भी अब उम्मीद कर पाएंगे, और इसके साथ सभी सेक्टर्स का हिस्सा बराबर होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो जाके हम स्थितियां सुधार पाएंगे। जॉबलेस ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो हो गई, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है कि साहब आपका जीडीपी तो बढ़ रही है उससे, लेकिन जॉब नहीं क्रिएट हो रहे हैं। अब 130 करोड़ की जनता है, वो कोई एआई थोड़ी खाएगी, वो कोई लैपटॉप थोड़ी खाएगी, आईफोन थोड़ी खाएगी, उसको तो रोटी चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता है वो उसको कैसे पूरा करेगा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा करेगा। कपड़ा चाहिए तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा करेगा। तो इसलिए सभी सेक्टर्स की सिग्निफिकेंट ग्रोथ। एक और उम्मीद जो थी बहुत बड़ी यहाँ पे कि कहीं ना कहीं लोन में राहत अगर मिलती, उनको लेकर अगर कुछ हो पाता, तो वो शायद इसमें नहीं मिल पाया। आपको नहीं लगता कि क्या उसमें अगर कुछ चेंजेस होते तो शायद कुछ डिफरेंस देखने को मिलता आम आदमी के लिए? कौन से लोन्स की बात कर रहे हैं? अगर हम पब्लिक सेक्टर के लोन्स की बात करें, आम आदमी के लिए हाउसिंग लोन्स की बात करें, या फिर बचत की बात करें, चाहे टीडी हो, एफडी हो, इनको लेकर हम बात करें। होम लोन्स पर इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं होम लोन्स के बारे में। और लोन्स पे तो मतलब मुझे लगता है कि होम लोन्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आम आदमी घर चाहिए, आम आदमी बेसिक चीज़ है। होम लोन पर कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया गया। तो उम्मीद हम करते हैं कि और ज़्यादा चीज़ें इसमें, क्योंकि अब जो दावे किए गए हैं भविष्य को लेकर किए गए हैं और विकसित भारत को लेकर किए गए हैं, तो उम्मीद हम ज़रूर यही करेंगे कि ये स्थायित्व जो है वो आगे जाके प्रोडक्टिव साबित हो इस देश के लिए, तब जाके प्रोग्रेस जो है वो मिल पाएगा। थोड़ी सी आशा मुझे फिस्कल अनुशासन से है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है और फिस्कल डिसिप्लिन हुआ है।
और इस फिस्कल डिसिप्लिन के होने से जब हम अनुशासन में हैं तो कम से कम अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, इतना मुझे भरोसा है। ग्रोथ रेट से क्या समझाना चाहेंगे आप दर्शकों को सीधी भाषा में कि हमने जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि 7% अभाव की जो ग्रोथ रेट की बात की उन्होंने, इससे सीधा तौर पर क्या आधार बनता है और बेनिफिट क्या होता है? की अकेले में बात आइसोलेशन में नहीं की जा सकती। ग्रोथ की बात डेवलपमेंट के साथ की जाती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है कि देयर कैन बी ग्रोथ विद डेवलपमेंट, देयर कैन बी ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। तो कैसे पहचानें कि ग्रोथ विद डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट हो रही है? इसकी पहचान का तरीका एक ही है, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ ग्रोथ। अब ये जो 7.2% ग्रोथ हुई है, इसका फायदा अगर आम आदमी को, मासेस को जा रहा है तो ग्रोथ विद जस्टिस है, ग्रोथ विद डेवलपमेंट है। लेकिन क्लासेस को जा रहा है, कुछ एक 10% तबके को जा रहा है, तो वो ग्रोथ विदाउट, तो वो तो खाई बढ़ जाएगी, डिफरेंस बढ़ेगी। और इसलिए सिर्फ ग्रोथ को बात करना बेकार है। ग्रोथ की बात विकास के साथ, न्याय के साथ, जस्टिस के साथ की जानी चाहिए, जो नहीं है। आंकड़ों में स्पष्टीकरण होना चाहिए था। अगर ये ग्रोथ ओवरऑल होती तो जरूर विकास के लिए होलिस्टिक ग्रोथ नहीं है। जी बिल्कुल, तो देश का विकास भी संभव 100% हो पाता, क्योंकि आम आदमी को निकाल कर आपको उस सेक्टर तक पहुंचाना है, उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जो उम्मीदें लगाए बैठा है लंबे समय से, चाहे रोजगार की हो या महंगाई में कमी की हो और या फिर आगे भविष्य निर्माण की हो। इसके साथ ही सर एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इससे पहले भी मैंने चर्चाओं में इसको शामिल किया कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो जमाना, अब हम चाहते ही नहीं कि ज्यादा पढ़े लिखे की बात नहीं है, अब तो स्किल चाहिए। इफ यू हैव स्किल यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो हमें तो उनको स्किल सिखानी है। मछली पकड़ी हुई नहीं देनी है उसको खाने के लिए, मछली पकड़ना सिखाना जिससे रोज पकड़ के खा ले। और उसके लिए स्किल की जरूरत है कि मछली पकड़ना आ जाए उसको। तो अगर हम स्किल सिखा देंगे उसको, तो फिर पढ़े लिखे बेरोजगार, अगर हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, स्टार्टअप्स के लिए जो है व्यवस्था होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होंगे, करिकुलम में जो है उद्यमिता पढ़ाई जाएगी, तो वो स्किल की तरफ जाएगा और स्किल से वो जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर हो जाएगा। वो खुद ही रोजगार पे नहीं लगेगा, 20 और लोगों को रोजगार देगा और तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। डिग्री से कुछ नहीं होना, डिग्री दीवार पे टांगने की चीज है, स्किल रोटी खाने की चीज है। और यही कारण है कि दीवारों पे जो डिग्रियां टंग रही हैं वो रोजगार नहीं दे पा रही। बहुत बहुत काम की बात अभी आपने की कि उम्मीद करते हैं कि सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार, स्किल डेवलपमेंट पे पूरा फोकस करे, जो युवा हैं उन पे फोकस किया जाए, उन तक ये चीज़ें पहुँचें और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये चीज़ें लागू हों, ताकि सरकार की पहल पे तब जाकर हम चेंजेस देख पाएंगे और जिसकी उम्मीद हम करते हैं वो हमें मिल पाएगा। आप इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाने का प्रयास किया, बहुत बहुत आभार आपका। देश का विकास पूरा मुद्दा होता है केंद्र सरकार का, देश का विकास या फिर राज्य का विकास ये सरकारों की उम्मीदें होती हैं और मुद्दा भी होता है, लेकिन विकास कैसे हो ये भी निर्भर करता है बजट के ऊपर। आज 2026-27 के लिए बजट पेश हुआ। स्थायी तौर पर ये कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि शुरुआती तौर पर स्टेबिलिटी की कोशिश उसमें की गई है, पर प्रोडक्टिव कितना हो पाता है, इम्प्लीमेशन इसका कितना हो पाता है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि सीधे तौर पर उनको कुछ राहत मिलेगी, वो संभावना हमको नजर नहीं आई, लेकिन भविष्य निर्माण की अगर बात करें तो वहां संभावनाएं बहुत हैं। उम्मीद करते हैं वो संभावनाएं पूरी भी हो। फिलहाल और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।